Hey everyone, welcome back to the Layman Way and welcome to this new lecture जहाँ पे हम दिसंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज़ अ लास्ट लेक्चर फॉर दिसंबर करंट अफेयर्स रिवीजन। इसके बाद हम जनवरी के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए जो हम ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है मंथली रिवीजन, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अस। थैंक यू सो मच। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का पहला टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ अबाउट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो सबसे पहली बात तो ये रिलीज़ किसने करी है? गुड गवर्नेंस इंडेक्स ये रिलीज़ करी है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस ने, DAPRG, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये एक बाय एनुअल एक्सरसाइज है, मतलब साल में 2 बार होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? क्या नाम में क्या पता चल रहा है? गवर्नेंस है ना, नाम में क्या है? गवर्नेंस। तो क्या करेगी? गवर्नेंस को मेजर करेगी। किसके अक्रॉस गवर्नेंस को मेजर करेगी? तो गवर्नेंस जहाँ पे गवर्नमेंट होगी, मतलब स्टेट्स के अक्रॉस। तो बेसिकली स्टेट्स के अक्रॉस ये गवर्नेंस को मेजर करती है, एक क्वांटिफाइबल डेटा देती है ताकि हम गवर्नेंस के प्रोग्रेस को मेजर कर पाएँ हर एक स्टेट में और यूटीज़ में। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगी? फॉर्मुलेट करेगी और सुटेबल स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी ताकि हम गवर्नेंस को इम्प्रूव कर पाएँ, है ना, समझ में आ गया। एंड शिफ्ट टू रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोचेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो रिजल्ट आएगा उससे हम इन स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करने से जो रिजल्ट आएगा उससे हम सीखेंगे और उससे हम और बेटर स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इसमें 4 कैटेगरीज़ में रैंकिंग दी जाती है और ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी में किसने टॉप किया है। तो ग्रुप ए में गुजरात ने टॉप किया है, ग्रुप बी में मध्य प्रदेश ने टॉप किया है, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है और यूटीज़ में दिल्ली ने टॉप किया है। तो ये 4 कैटेगरीज़ हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और गोलन हाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो गोलन हाइट्स की पहले लोकेशन इंपॉर्टेंट है और दूसरा कि ये क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि भाई इसको इजराइल ने कैप्चर कर लिया था सीरिया से, जो अरब इजरायली वॉर हुई थी 1967 में, उसमें इजराइल ने कैप्चर कर लिया था और फिर बाद में 1981 में उन्होंने एनेक्स कर लिया था पूरा अच्छे से। तो बेसिकली अभी सोवरेनिटी जो है वो इजराइल बोलता है कि जो गोलन हाइट्स है वो हमारा है, हमारी सोवरेनिटी है उसके ऊपर। और इसके चलते अभी रिसेंट में जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें 2019 में डोनाल्ड ट्रम्प जो थे उन्होंने ये रिकॉग्नाइज़ भी कर लिया था कि इजराइल की सोवरेनिटी है गोलन हाइट्स पे, है ना, जबकि बाकी जो देश हैं वो अभी रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। तो इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तो हम पहले लोकेशन देख लेते हैं कि गोलन हाइट्स की लोकेशन कहाँ पर है। तो आप देखोगे कि ये जो पिंक वाला सा दिख रहा है ना आपको, दिस इज़ गोलन हाइट्स। तो गोलन हाइट्स के बगल में है सीरिया, उसके ऊपर है लेबनान, ये है मेडिटेरियन सी आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका इजराइल है और ये जॉर्डन है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इसको सराउंड करती हैं। कौन कौन सी करती हैं? सीरिया है अपना, लेबनान है ना, इजराइल है एंड जॉर्डन है। और यहाँ पे आप देखोगे तो सी ऑफ गैलिली है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं इसके बारे में याद रखनी है, करेक्ट। और यहाँ पे मेडिटेरियन सी है जो ये इजराइल इसको टच करता है, करेक्ट। अब हम आगे बात करते हैं कि अभी प्रेजेंट इंटरनेशनल सिचुएशन क्या है इसकी, कि भाई ये मैंने आपको बता दिया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बोला था कि हम इसको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, इजराइल की सोवरेनिटी गोलन हाइट्स पे रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। जबकि यूरोपियन यूनियन जो है उसने यही बोला है कि भाई जो इजराइल ने जो कैप्चर कर लिया वो गलत है ना, उसको नहीं करना चाहिए और वापस दे देना चाहिए। इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया ने भी यही बोला है कि भाई गोलन हाइट्स जो है वो सीरिया का है, आप सीरिया को उसको वापस करो। ठीक है, इसके साथ साथ इजिप्ट ने भी इजराइल के साथ पीस बना लिया है, 1979 में बना लिया था। एंड इट स्टिल कंसिडर्स गोलन एज ऑक्यूपाइड सीरियन टेरिटरी। तो वो भी सीरिया की सोवरेनिटी मानते हैं उसके ऊपर, बट इजराइल ने अभी अपने सेटलमेंट्स वहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में बात करते हैं। तो ये बेसिकली एडिटर थे हिंदी मैगजीन के, क्या नाम था उसका? हिंदुस्तान। और इसके अलावा ये एडिटर थे इंडियन ओपिनियन के भी। इन्होंने एक वीकली स्टार्ट किया था जिसका नाम था अभुदया, और इंग्लिश डेली स्टार्ट किया था जिसका नाम था लीडर, और एक हिंदी न्यूज़पेपर मर्यादा भी इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये सब आपको याद रखना है ना। इसके बाद इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट जो आया था मुस्लिम्स के लिए उनको अपोज किया था, है ना। इसी के साथ साथ जो लखनऊ पैक्ट था वो भी इसी पे बेस्ड था, आपको पता है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे बेस्ड था, तो उसको इन्होंने अपोज किया, है ना। इसके साथ ही साथ जब जो ये रिलीजियस लाइंस आ गई थी ना, लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट में बेसिकली 1900 कब हुआ था? ये 1916 को हुआ था लखनऊ पैक्ट, है ना। तो इसमें बेसिकली मुस्लिम्स और कांग्रेस साथ में आ गए थे ऑन रिलीजियस लाइंस। उन्होंने उनका एक्सेप्ट कर लिया था रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। तो उन्होंने इसको भी अपोज किया था कि भाई आप क्यों सेपरेट इलेक्टोरेट्स को मतलब
एक्सेप्ट कर रहे हो। तो इनका पोल मिला के अपोजिशन था सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए, और इसीलिए उन्होंने लखनऊ पैक्ट को भी अपोज किया था। तो याद रखना, लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ में आ गए थे, मतलब उनमें वो हो गया था, मतलब सहमति बन गई थी, और कांग्रेस ने इनका सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाला जो मुस्लिम लीग का स्टैंड था वो एक्सेप्ट कर लिया था। तो इससे ये इस चीज़ को इन्होंने अपोज किया था। इसके साथ ही साथ ये आईएनसी के पार्टिसिपेशन के अगेंस्ट जो उन्होंने आईएनसी ने खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि यार रिलीजियस लाइंस नहीं आनी चाहिए बीच में, अगर एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग आनी चाहिए। यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट किस लिए थी, ये रिलीजियस लाइंस आ गई थी ना, क्योंकि टर्की को मतलब टर्की डिफीट हो गया था, तो वहाँ पर जो उनके ऑटोमन एम्पायर थी वो हट गई थी। तो इसी वजह से खिलाफत मूवमेंट आया था कि भाई मुस्लिम्स के लिए जो उनके लीडर थे, खलीफा जो थे, है ना, उनको जो ट्रीटी साइन हुई थी उसमें उनको टर्म्स अच्छे नहीं थे, जिस वजह से मुस्लिम से बोला कि भाई जो मेजर होली प्लेसेस हैं मुस्लिम की, उनको उन्हीं के पास रहना चाहिए। तो खिलाफत मूवमेंट इस वजह से हुआ था। अभी इन्होंने बोला कि भाई आईएनसी का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए खिलाफत मूवमेंट में। अगर आपको ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना है, जो बाद में खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया था, तो ये रिलीजियस एंगल हटाओ इसमें से, है ना। ही वॉज अ पार्टिसिपेंट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि 1931 में हुई थी, पहली हुई थी 1930 में, फिर 1931 में, और फिर 1932 में तीसरी। तो ये एक्सटेंड होती रहती थी, मतलब आखिरी में होती थी नवंबर दिसंबर टाइप में, है ना। तो ये आपको याद रखना है। इन्होंने गंगा महासभा जो है उसको अपोज किया था, गंगा महासभा को इन्होंने स्टार्ट किया था। किस लिए था ये गंगा महासभा, कि भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स जो हो रहे हैं गंगा रिवर पे उसको अपोज करने के लिए। इनको महामना का टाइटल दिया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आगे बात करते हैं और मैग्नेटार के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है, ये एक रेयर कॉम्पैक्ट टाइप न्यूट्रॉन स्टार है, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है और बहुत ही हाई मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो रिसर्चर्स ने पहली बार इसके फ्लेयर को बेसिकली कैप्चर किया है ना। तो ये डेवलपमेंट है इसमें, तो हम थोड़ा देख लेते हैं। स्टेलर फायर वर्क्स के बारे में ये आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में। तो स्टार्स हैविंग अराउंड 10 to 25 टाइम्स द सोलर मास विच इवेंचुअली श्रिंक्स टू फॉर्म अ न्यूट्रॉन स्टार। तो जो बहुत बड़े बड़े स्टार्स होते हैं वो श्रिंक करके एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं। अ स्मॉल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स बिकम द सो कॉल्ड मैग्नेटार्स। तो यही जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं ये ग्रुप करके क्या बन जाते हैं, मैग्नेटार्स, जिसमें बहुत ही हाई मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटार्स आर रिलेटिवली रेयर ऑब्जेक्ट्स विद ओनली अबाउट 30 हैविंग बीन स्पॉटेड विद इन द मिल्की वे। तो मिल्की वे में अभी तक सिर्फ 30 को ही स्पॉट किया गया है। दे एमिट वॉयलेंट फ्लेयर्स, इट इज़ ओनली ड्यूरिंग अ फ्लेयर दैट दे कैन बी ऑब्जर्व। तो इस टाइप के फ्लेयर होते हैं, इसको ऑब्जर्व करके ही आप मैग्नेटार्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ठीक है, द ऑब्जर्व जाइंट फ्लेयर लास्टेड अप्रॉक्सीमेटली 160 मिली सेकेंड। जो ऑब्जर्व हुआ था वो 160 मिली सेकेंड के लिए था। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो बस ये है थोड़ा इन्फॉर्मेशन अबाउट मैग्नेटार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में बात करते हैं ना। तो राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है, ये बेसिकली अब जैसे मान लो आपसे पहले कोई गलती हुई थी, है ना, आपकी वो हिस्ट्री जो है वो गूगल में पड़ी हुई है, तो कोई भी बंदा वो चीज़ सर्च करके, है ना, आपको मतलब वो गंदे लाइट में शो कर सकता है ना। तो ये एक राइट है कि राइट टू फॉरगॉटन मतलब ये है कि मेरा पास्ट जो है उसको आप हटाओ, कहीं से भी जहाँ भी पड़ा हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पड़ा हुआ है वो आप हटाओ। आप कितनी बार देखते होगे कि भाई सेक्सुअल अब्यूज़ के वीडियो जो होते हैं, है ना, वो ऑनलाइन आ जाते हैं, रीसरफेस हो जाते हैं। तो वो सब के लिए ये राइट टू फॉरगॉटन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई ये राइट टू प्राइवेसी का ही पार्ट है ना। इसका क्या मतलब है, इट अलाउज अ पर्सन टू सीक डिलीशन ऑफ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, वाइल द राइट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ इन इंडिया, कोर्ट्स इन रीसेंट मंथ्स हैव हेल्ड इट टू बी एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी। तो कोर्ट्स बोलते हैं कि भाई ये राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। पिटीशन अक्रॉस कोर्ट्स हैव बीन सीकिंग एनफोर्समेंट ऑफ दिस राइट। पिटीशंस आई हैं, PILs वगैरह आई हैं कि भाई इस राइट को एनफोर्स करो। तो यही है बस, और कुछ नहीं है। इसके बाद आगे बात करते हैं और कावी आर्ट के बारे में बात करते हैं। तो कावी आर्ट क्या है, ये वॉल आर्ट है। कहाँ पे मिलती है, कोंकण रीजन में। ठीक है, तो जो कोंकण रीजन कौन सा होता है, जो ये आपका महाराष्ट्र का रीजन, गोवा का रीजन और कर्नाटका का रीजन, ये तीनों मिला के क्या होता है, कोंकण रीजन होता है। वो याद है ना, कोंकण रेलवेज हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। कोंकण रेलवेज कहाँ से कहाँ चलती है, बताओ कमेंट करके, कोंकण रेलवेज कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो कोंकण रीजन ये है ना। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, पोर्टुगीज़ ने इंट्रोड्यूस किया था। जो गोवा, जब इन्होंने गोवा को रूल किया 1961 में, 1961 तक थी ये बेसिकली। इसको रेड पिगमेंट से बनाया जाता है। बस रेड पिगमेंट ये देख रहे हो ना आप, ये रेड पिगमेंट से बनी हुई है। तो रेड पिगमेंट ही बस इसमें यूज़ होता है इस पेंटिंग को करने के लिए। जो ये रेड पिगमेंट आता है कहाँ से आएगा, लेटराइट सॉइल से, है ना। लेटराइट सॉइल से इस रेड पिगमेंट को निकाला जाता है। पेंटिंग को वेट प्लास्टर पे किया जाता है ना। और ये सिमिलर है जैसे फ्रेस्को पेंटिंग होती है ना। फ्रेस्को में भी ऐसे होता है, वेट में ही हम पेंटिंग कर देते हैं और फिर जब वो सूख जाती है तो वो कलर्स एम्बिड हो जाते हैं उसमें।
तो उसी टाइप का ही फ्रेस्को टेक्निक का ही इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मुराल पेंटिंग एग्जीक्यूटेड अपॉन फ्रेशली लेड वेट लाइम प्लास्टर, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेस्को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और पीएम युवा के बारे में बात करते हैं। तो पीएम युवा मेंटरशिप क्या है? युवा मतलब यूथ है ना, यहाँ से पता चल रहा है युवा मतलब यूथ। तो ये बेसिकली जो यंग ऑथर्स हैं जो 30 साल से कम एज के हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए ये मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। टू क्रिएट अ पूल ऑफ ऑथर्स बिलो द एज ऑफ 30 ईयर्स हु आर रेडी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड प्रोजेक्ट इंडिया ऑन एनी इंटरनेशनल फोरम प्लेटफॉर्म एज वेल एज इट विल हेल्प इन प्रोजेक्टिंग इंडियन कल्चर एंड लिटरेचर ग्लोबली। तो इससे क्या हेल्प होगा? इससे बेसिकली अगर यंग ऑथर्स लिखेंगे तो इंडिया का कल्चर बाहर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाएगा और ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, है ना। तो ये सब के लिए ये लाया गया है। अब इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? नेशनल बुक ट्रस्ट जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करेगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एक ट्रस्ट है। इसके बाद इसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी 50,000 पर महीने की 6 महीने के लिए, अगर और 6 महीने के लिए, और इसके साथ ही साथ 10% की रॉयल्टी दी जाएगी अगर आपने कोई बुक पब्लिश कर दी। तो ये सारा इसमें है। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के बारे में। ये इनैक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ को हमको रेगुलेट करना था बेसिकली, तो इसीलिए ये आया था। इट वॉज इनैक्टेड टू इंश्योर द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ टू कंज्यूमर्स एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय अनस्क्रैपलस ट्रेडर्स, है ना। तो अब जैसे देखा होगा कि भाई जैसे प्याज है ना, तो प्याज के दाम कभी कभार बहुत बढ़ जाते हैं, 100-150 भी हो जाते हैं, है ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि मिडिल मैन जो है वो आपस में मतलब स्टॉकिंग कर लेते हैं, रिलीज़ ही नहीं करते हैं। तो जब आप डिमांड सप्लाई कम कर दोगे तो ऑब्वियसली डिमांड उतनी ही है, डिमांड हाई है तो प्राइस में राइज आएगा, है ना। तो इससे क्या होता है? इनको प्रॉफिट होता है ज़्यादा, तो इस वजह से ये लोग रिलीज़ ही नहीं करते हैं। तो इस टाइप की हरकतों से बचाने के लिए कुछ कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ को इस एक्ट में डाला गया था कि भाई ये इन कमोडिटीज़ की अवेलेबिलिटी हमेशा हर कंज्यूमर को होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे ड्रग्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, है ना, एडिबल्स ऑयल्स हो गया, पल्सेस हो गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये सारा इसमें आता है। अब इसमें कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है एग्जैक्ट, बट इसमें ये बोला कि सेक्शन 2A जो है इस एक्ट का, उसमें जो भी कमोडिटीज़ इसमें आती हैं, है ना, वो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। तो इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 2003 में। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में क्या करेंगे? हम पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिलाएंगे, है ना। 10% इथेनॉल 2022 तक मिलाने का प्लान था, ठीक है। तो जो भी पेट्रोल आएगा उसमें हम 10% इथेनॉल मिलाएंगे, ताकि हम बेसिकली एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने के लिए इथेनॉल का ब्लेंडिंग हम करेंगे, ठीक है। टू प्रमोट द यूज़ ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स एंड टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अब आपको पता है कि भाई इंडिया कितना तो 80% ऑफ तो क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है ना। तो अभी हम इथेनॉल अगर बनाने लगेंगे तो उससे क्या होगा? जो फार्मर्स हैं, डोमेस्टिक फार्मर्स, उनको हेल्प होगी, है ना। जो शुगर केन और मोलासेस वगैरह ये वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, फार्मर्स को भी एक एडिशनल इनकम मिल जाएगी, है ना। तो इससे हमारा ही भला होगा, तो इसलिए ये प्रोग्राम आया था। अब इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो 2019 से प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया सारे पूरे इंडिया में, एक्सेप्ट कहाँ नहीं इम्प्लीमेंट किया गया ये याद रखना। अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स की जो यूटीज़ है वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है ना। तो इसमें जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, जस्ट अ मिनट, जो इसमें ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो हैं जैसे BPCL हो गई, है ना, IOCL हो गई और HPCL हो गई, ये सारी जो OMCs हैं वो बेसिकली 10% इथेनॉल को ब्लेंड करके इसमें बेचेंगी, है ना, प्रोडक्ट बेचेंगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जस्ट अ मिनट, इसको साइलेंट पे कर देते हैं। हाँ, तो उसके बाद जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो प्रोक्योर करेंगी इथेनॉल कहाँ से? डोमेस्टिक सोर्सेज से। जो नेशनल पॉलिसी है बायोफ्यूल्स की 2018 में जो आई थी, उन्होंने ये बोला था कि 10% ब्लेंडिंग टारगेट रखा था उन्होंने कि भाई इथेनॉल को हम 10% ब्लेंड करेंगे पेट्रोल से। अभी रिसेंटली अगर आप देख रहे होगे तो बायोफ्यूल पे प्लेन्स भी उड़ रहे हैं, है ना, प्लेन्स वगैरह भी इसमें बायोफ्यूल के थ्रू उड़ रहे हैं, है ना। कितना अच्छा प्लेन बना है ये। एनीवेज, और इसका टारगेट क्या है कि हम 20% तक ब्लेंडिंग करेंगे बाय 2030, ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये GI टैग क्या करता है? ये बेसिकली कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो पर्टिकुलर रीजन से होते हैं, है ना। जैसे मान लो बंगाली रसगुल्ला है, रसगुल्ला जैसे बंगाल का है ना, तो उसको GI टैग दे देंगे कि भाई ये जो है इस टाइप का प्रोडक्ट यहीं से ही बनता है और कुछ कुछ डिफाइंड स्टेप्स के थ्रू बनेगा, तभी हम उसको वो प्रोडक्ट बोलेंगे, है ना। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? तो कुछ एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू बनेगा, है ना, उसको जब वो बनेगा वैसा तो ही हम उस प्रोडक्ट को GI टैग देंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को GI टैग मिल जाता है, जैसे चप्पल्स को भी मिल जाता है ना। कोई कहीं की स्पेशलिटी होती है जैसे साड़ीज़ हैं, है ना, तो साड़ीज़ वगैरह भी को भी टैग मिल जाता है। तो इस टाइप से चीज़ों को मिलता है ना।
जो जहाँ की स्पेशलिटी है ना, जैसे मान लो सैफ़रॉन है, तो अब जैसे सैफ़रॉन उगाने का जो सैफ़रॉन है जो जम्मू में फ़ेमस है, कश्मीर वगैरह में सैफ़रॉन फ़ेमस है ना, तो वहाँ वाले सैफ़रॉन को जीआई टैग मिल जाएगा, ताकि इससे एक तो ब्रांडिंग भी होती है और ऊपर से एक ऑथेंटिसिटी की भी बढ़ती है ना, और बाकी कोई इस टैग को यूज़ नहीं कर सकता फिर ये बेचने के लिए कि भाई हमारा सैफ़रॉन कश्मीर का है ना। तो अभी क्या बोल रहा है कि एन एप्लीकेशन सीकिंग जीआई टैग फॉर अरुणाचल प्रदेश अपतानी टेक्सटाइल, है ना, तो इसके लिए इन्होंने बेसिकली फ़ाइल किया है एक टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए। अपतानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट हैज़ बीन फाइल्ड बाय अ फर्म ZEED प्रोड्यूसर कंपनी। तो ये कंपनी है और ये प्रोडक्ट का नाम है अपतानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट। इसके लिए इन्होंने जीआई टैग फाइल किया है। तो जीआई टैग क्या होता है? ये बेसिकली एक एग्रीकल्चर, नेचुरल और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को मिलता है ना, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल गुड्स में इंक्लूडेड रहते हैं, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेफिनेट जियोग्राफिकल टेरिटरी। नाम में पता चलना है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जियोग्राफिकल, एक मिनट क्या बोल रही है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का क्या मतलब है? ज्योग्राफी को इंडिकेट करेगा, तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का ही होगा तभी तो इंडिकेट कर पाएगा ना, तो इसीलिए वो टैग दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इसी जगह का है ना। वंस द जीआई टैग प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड, नो अदर प्रोड्यूसर कैन मिसयूज द नेम टू मार्केट सिमिलर प्रोडक्ट्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कम्फर्ट टू कंज्यूमर्स अबाउट ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो ऑथेंटिसिटी जो है वो इंश्योर होती है। कब तक वैलिड होता है? पहले 10 साल के लिए वैलिड होता है जब से मिला होता है, उसके बाद रिन्यू कराना पड़ता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्शन ऑफ स्पीकर के बारे में। तो जो लोकसभा है और जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना, इसमें कौन डिसाइड करता है? तो प्रेसिडेंट बेसिकली लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर डिसाइड करता है डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर, एंड इट इज़ अ स्पीकर हु डिसाइड्स द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर। तो डेप्यूटी स्पीकर की इलेक्शन डेट कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करता है। आर्टिकल 93 लोकसभा में और आर्टिकल 178 जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो इससे बेसिकली डील करता है ना, कि भाई जो स्पीकर हैं और डेप्यूटी स्पीकर को कैसे चूज़ किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बेलगाम बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं। तो इसका बैकग्राउंड पहले देख लेते हैं आप। ये जो बेलगाम है ये बेसिकली महाराष्ट्र और जो कर्नाटका है वहाँ के बॉर्डर पर है। तो जब ये मराठा जो मुंबई वाला पार्ट है, जो महाराष्ट्र वाला पार्ट है, उसको हम सेपरेट कर रहे थे जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, तो उसमें ये जो बेलगाम है ये कर्नाटका को दे दिया गया था। मैसूर स्टेट में बेसिकली ये आ गया था, तो कर्नाटका का पार्ट था। अब महाराष्ट्र का ये बोलना है कि भाई जो बेलगावी है या बेलगाम है वहाँ पे ज़्यादा लोग तो मराठी बोलते हैं, है ना, तो मराठी अब हमने डिवाइड किया था इनिशियली जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ था। तो भाई मराठी बोलते हैं तो हमारा पार्ट होना चाहिए ना, ये महाराष्ट्र का पार्ट होना चाहिए, आपने कर्नाटका को क्यों दे दिया है? अब कर्नाटका बोलता है कि भाई जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में हो गया उनका डिसीजन फाइनल है, हम क्या करें उसमें, है ना। तो बस यही डिस्प्यूट चलता रहता है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द रीजन ऑफ बेलगाम वॉज अ पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया था 1956 में, उसने डिवाइड कर दिया था स्टेट को लिंग्विस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन्स पे, है ना। तो जो बेलगाम है और जो 10 तालुकाज हैं बॉम्बे स्टेट के, उसको मैसूर स्टेट को दे दिया गया था, जिसको बाद में कर्नाटका रीनेम कर दिया गया था 1973 में। तो अभी बेलगाम जो है वो कर्नाटका का पार्ट है, बट वो महाराष्ट्र क्लेम करता है। महाराष्ट्र का ये बोलना है कि भाई जो वहाँ पे प्रो मराठी ग्रुप्स हैं वो मराठी स्पीकिंग मराठी बोलते हैं वहाँ पे लोग, तो वो जो है वो हमारा पार्ट होना चाहिए, है ना, बस यही बोलता है। अब और तो कुछ है नहीं इसमें। इससे रिलेटेड कमीशन आप याद कर लो, महाजन कमीशन है जिसको चीफ जस्टिस मेहर चंद महाजन के अंदर बनाया गया था 1966 में, वो इसी से डील करती है बेलगाम बॉर्डर डिस्प्यूट से। ठीक है, तो इसकी लोकेशन एक बार देख लेते हैं। तो ये बेलगावी है, बेलगावी मतलब बेलगाम है, और ये देखो आप महाराष्ट्र दिख रहा होगा और यहाँ है कर्नाटका, है ना, तो ये बॉर्डर पर है। ठीक है, समझ में आया। अब लास्ट स्लाइड देख लेते हैं एक बार, लास्ट नहीं है शायद, इसके बाद एक और होगी, हाँ। तो अब बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की, है ना। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक किसने सेटअप किया था? ब्रिक्स कंट्रीज ने आपस में मिलकर सेटअप किया था। ब्रिक्स में कौन आता है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका, है ना। तो इन्होंने मिलके इसको सेटअप किया था। ब्रिक्स ने ही मिलके इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेटअप किया था, करेक्ट। अब इसको इट इज़ अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, जिसको फोर्टलेजा जो इनकी सबमिट हुई थी ब्राज़ील में 2014 में, वहाँ पे इसको फॉर्म किया गया था। तो ये क्या काम करेगा? सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स को बढ़ाएगा, है ना, और साथ में मिलकर ये लोग सब कोऑपरेशन करेंगे, फास्टर डेवलपमेंट करेंगे, इनोवेशन करेंगे, कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाएंगे, ये सभी होता है। कोई भी रीजनल चीज़, रीजनल बैंक का जो मोटिव होता है लगभग सेम ही रहता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ये इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में है ना, ध्यान रखना। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चाइना में है।
2018 में इसको ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला था UNGA का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आगे बढ़ते हैं और कोणार्क सन टेम्पल के बारे में बात करते हैं। तो इसको बनाया गया था 13वीं सेंचुरी में। किसने बनाया था? जो किंग नरसिम्हा देवा वन थे, जो कि गंगा डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने इसको बनाया था, है ना। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था 1984 में। इसको ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना कि इसको ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं। इसमें ऐसे ना व्हील्स हैं बड़े बड़े से, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऐसे व्हील्स हैं जो सन गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं। कितने हैं ऐसे? 12 पेयर्स हैं, ठीक है। और मतलब ऐसे 12 पेयर्स ऑफ व्हील्स हैं जो हॉर्सेस पुल कर रहे हैं, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर रहता है ना। ये देखो, ये ना हॉर्स दिख रहा है, इस टाइप से रहता है। उसके बाद जगन्नाथ टेम्पल को हम वाइट पगोडा भी बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। कंफ्यूज मत होना ब्लैक कौन है वाइट कौन है। ब्लैक पगोडा हम कोणार्क सन टेम्पल को बोलते हैं और वाइट पगोडा हम जगन्नाथ टेम्पल को बोलते हैं, जो कि पुरी में है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, अभी हम ये लेक्चर हो गया ख़त्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जनवरी के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे और हम थोड़ा एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो लास्ट मंथ के हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उनको हम एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच गाइज। फॉर मोर सच लेक्चर्स यू कैन लॉग ऑन टू www.thelaymanway.com and please leave us a review on Google. The link is in the description, and you can also explore our YouTube where we have a lot of static topics where you can learn from. So thank you so much. ऐसे ही पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।